जय हिंद। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो में आ चुके हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि कोशिका किसे कहते हैं तथा सबसे छोटी कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका क्या है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका क्या है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोशिका के अंदर कौन कौन से ऐसे अंग पाए जाते हैं। ठीक है, और उनका क्या कार्य होता है, कितने अंग पाए जाते हैं तथा उनका क्या कार्य होता है। जबकि हमको मालूम है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका मतलब हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। अब कोशिका में भी उसके अंग होते हैं, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कोशिकांग मतलब होता है कोशिका के अंग। कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग होता है। ठीक है, अब इसमें पहला हम लोग चीज देखेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या है, तो देखिए कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। और ये मोटा एवं कड़ा आवरण होता है। यह बहुत ही मोटा होता है और कड़ा कड़ा होता है। ठीक है, और सबसे ये बाहरी कोशिका के मतलब कोशिका के सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, ये सेल्यूलोज का बना होता है और कोशिका को निश्चित आकार देता है। कोशिका को क्या करता है, निश्चित आकार देता है। और ये केवल पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। केवल किस में पाया जाएगा जी, ये पेड़ पौधों में ही पाया जाएगा। अब देखिए कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या है, तो यह पतला एवं मुलायम होता है और यह प्रोटीन तथा लिपिड का बना होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड का ये बना होता है। अब देखिए कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली में आखिर अंतर क्या है। देखिए कोशिका झिल्ली बहुत ही पतला एवं मुलायम होता है। समझिए एक प्रकार का पॉलिथीन है, झिल्ली टाइप का होता है। जैसे मान लीजिए झिल्ली है, उसे पानी भर दीजिए। ठीक है, झिल्ली में पानी भरिए, उसका बात अलग है। अब उसको दबाइएगा तो दब जाएगा। ठीक है, तो इस ये जो कोशिका झिल्ली है, ये हम जंतुओं में पाया जाता है। इसलिए हम लोग को बॉडी पे कहीं भी दबाइएगा, देखिए चमड़ा दब जाता है। ठीक है, मांस वगैरह दब जाता है, क्योंकि ये कोशिका झिल्ली होती है। लेकिन पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति होता है, जो उसको एक और बाहरी आवरण देता है। जैसे मान लीजिए अभी पानी को झिल्ली में भरिए, वो कोशिका झिल्ली हो गया। और उसी पानी को लोटा में भरिए तो वो लोटा कोशिका भित्ति हो गया। अब झिल्ली में भरे तो झिल्ली को दबा सकते हैं, फोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन लोटा में भर दिए तो उसको दबा नहीं सकते हैं, वो दबेगा ही नहीं। ठीक है, तो वैसे काम करता है कोशिका भित्ति। अब देखिए जब ये पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति और तथा कोशिका झिल्ली दोनों पाया जाता है। लेकिन हम जंतुओं में केवल कोशिका झिल्ली ही पाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए कोशिका द्रव। कोशिका द्रव क्या है, यह एक तरल पदार्थ होता है और यह सभी कोशिकाओं का रक्षा प्रदान करता है। यह एक तरल पदार्थ होता है और कोशिका में जितने भी अंग है उस सबको रक्षा करेगा। कैसे, देखिए सबसे पहले देखिए कोशिका मान लीजिए, ये हम लोग का क्या है जी, कोशिका है। ये सबसे बाहर ये केंद्रक हो गया। हम लोग का सबसे बाहरी आवरण क्या हो गया, अगर जंतुओं का बात करें तो सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली है। जंतुओं में बात करें तो सबसे बाहरी आवरण क्या है, कोशिका झिल्ली है। बल्कि वही पेड़ पौधों में बात करें तो सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति, उसके बाद से फिर से एक आवरण होता है कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब इसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। ठीक है, अब इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है जो इस कोशिका द्रव में उपस्थित कोशिकांग है, एक छोटा छोटा ऐसे करके अंग पाया जाता है इस कोशिका में। ठीक है, ये जो कोशिकांग है उसको मतलब क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कोशिकांग है, अगर इसमें पानी नहीं रहेगा तो क्या करेगा, आपस में इधर से उधर टकरा के आपस में क्या हो जाएगा जी, नष्ट हो जाएगा। इधर उधर टकराएगा, आपस में ही नष्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी कार्टून वगैरह में कोई सामान रखते हैं, शीशा वगैरह का सामान, तो उसके बगल बगल में क्या करते हैं हम लोग, एक कागज का पुआल टाइप का था उसको लगा देते हैं। चाहे मतलब थर्माकोल का आता है उसको लगा देते हैं, ताकि वो इधर उधर अगर सफर भी कर रहे हैं तो इधर उधर हिल डुल कर फूटे नहीं। ठीक है, वैसे ही ये कोशिका द्रव्य काम करता है। ये इसमें है जो मतलब पूरे कोशिकाओं को सुरक्षा देता है। नहीं तो नहीं होता तो थोड़ा भी हम लोग दौड़ते तो आपस में पता चलता माइटोकॉन्ड्रियल लाइसोसोम आपस में टकरा के मर गया सब। ठीक है, तो ये क्या करता है, उसको प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम बताए आपको कि एक कार्टून में क्या कीजिए, आप शीशा के 2-4 गिलास लेके जाइए। 4 गिलास लग जाने शीशा का कार्टून में, आप मान लीजिए रास्ता में गए, हचकी उचकी पर आपस में टकरा के टूट फूट गया। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग थर्माकोल का मतलब क्या करते हैं, उसके बीच में थर्माकोल लगा देंगे, चाहे पुआल टाइप का भर देते हैं, जिसके कारण वो हिलता डुलता नहीं है, वो अपनी जगह पे सही रहेगा। यही काम करता है कोशिका द्रव्य। क्या है, ये तरल पदार्थ होता है और ये सभी कोशिकाओं को रक्षा प्रदान करता है। अब देखिए, अब हम लोग आता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आता है जी, माइटोकॉन्ड्रिया। ये हम लोग को कोशिका के मुख्य अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए इसकी खोज जो है अल्टमान ने किए थे।
ठीक है, कौन किए थे? अल्टमान। खोज का बात करें तो हमेशा टिक लगेगा अल्टमान, लेकिन इसका नामकरण कोई और किया था। इसकी खोज अल्टमान किए थे, लेकिन नामकरण किए थे सी बेंडा। हमेशा ऑप्शन में सी बेंडा ही देता है। हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की खोज भी देते हैं तो सी बेंडा देता है, लेकिन खोज अल्टमान किए थे और नामकरण सी बेंडा ने किए थे। ठीक है, उसके बाद से देखिए इसका जो कार्य है उसको ऊर्जा का निर्माण करना। इसका मतलब क्या है? ऊर्जा का निर्माण करना तथा संचय एटीपी के रूप में होता है। ये ऊर्जा जो बनता है वो एटीपी के रूप में होता है। तो देखिए देखिए इसका कार्य क्या है जी? इसका कार्य है इसमें ऊर्जा का निर्माण एवं संचय एटीपी के रूप में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम का है ऊर्जा का निर्माण करना तथा उसका संचय किसके रूप में करना? एटीपी के रूप में करना। कैसे? यह हम आगे चलकर अभी फिगर द्वारा आपको समझाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका जो इसको श्वसन का केंद्र भी कहते हैं। इसको श्वसन का केंद्र क्यों कहते हैं ये भी अभी हमको पता चल जाएगा। तथा यह प्रोटीन का संश्लेषण इसमें होता है। यह प्रोटीन का संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक है, इसको कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसे पावर हाउस सेल, कोशिका का शक्ति गृह कहिए चाहे बिजली घर कहिए, ठीक है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अब कैसे? देखिए ये हम लोग का कोशिका है। ये हम लोग क्या है जी? कोशिका है। अब कोशिका जो है यहाँ पे मान लीजिए ये कोशिका द्वारा भरा है। यहाँ पे हम लोग का एक अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है जी? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम का है ऊर्जा का निर्माण करना। अब ऊर्जा का निर्माण करता कैसे है? जैसे हम लोग अभी भोजन किए, पोषक तत्वों को ग्रहण किए, अब भोजन का पाचन हुआ, उससे बना ग्लूकोज। क्या बना जी? ग्लूकोज बना। अब वो ग्लूकोज जो होता है उसको हीमोग्लोबिन लेके जाता है कोशिका में। कहाँ पे लेके जाता है? अनेक कोशिकाओं में लेके जाता है। कोशिकाओं में ले जाने के बाद उसको लेके जाता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लूकोज के लेके गया कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब इसे श्वसन का केंद्र क्यों कहते हैं? देखिए हम लोग को पता है कि हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। तो देखिए यही ऑक्सीजन हम लोगों में ऊर्जा का निर्माण करता है। अभी हम लोग खाना खाए तो क्या बना? ग्लूकोज बना। यह ग्लूकोज कहाँ पे गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब हम लोग सांस लिए तो फेफड़ा द्वारा यहाँ पे सांस आया और यहाँ पे रहता है उपस्थित हीमोग्लोबिन। यह हीमोग्लोबिन क्या करता है? इस ऑक्सीजन को लेकर कोशिका में जाता है। और कोशिका में पहले से ग्लूकोज यहाँ पे आया हुआ है। क्या आया हुआ है? ग्लूकोज। और यहाँ से गया ऑक्सीजन। जब यहाँ इसको ऑक्सीजन मिल जाता है तब उस ग्लूकोज को क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराकर क्या बनाता है? जल बनाता है। क्या बनाता है जी? H2O CO2 तथा एटीपी यानी ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है जी? ऊर्जा। यानी इसका एटीपी, ऊर्जा का इकाई को हम लोग एटीपी कहते हैं। ऊर्जा की इकाई को मतलब हमारे शरीर में ऊर्जा की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? एटीपी बोलते हैं। अब देखिए अब हमको पता चला अब जब तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा तब तक ऊर्जा का निर्माण होने वाला नहीं है, या जब तक ग्लूकोज नहीं जाएगा तब तक ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। इसलिए इसको श्वसन का केंद्र भी कहते हैं। इसमें आंतरिक श्वसन होता है। देखिए श्वसन दो प्रकार का होता है। जब हम श्वसन चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बेहतरीन से समझाएंगे। श्वसन दो प्रकार का होता है, एक बाह्य श्वसन, एक आंतरिक श्वसन। मान लीजिए हम सांस लिए, वायु जो है हवा हमारे फेफड़ा तक गया, ये बाह्य श्वसन हो गया। और यहाँ से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छाट कर कोशिकाओं तक ले गया, ये आंतरिक श्वसन हो गया। तो यहाँ पे इसे श्वसन का भी केंद्र कहते हैं। जब तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा तब तक ग्लूकोज ऊर्जा में नहीं बदलेगा। यानी हम लोग खाना खा लिए और जब तक हम लोग सांस नहीं लेंगे, ऑक्सीजन नहीं लेंगे, तब तक जो हम खाना खाए हैं एनर्जी के लिए, वो एनर्जी बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऊर्जा की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? एटीपी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किए थे? अल्टमान ने किए थे। और इसका नामकरण कौन किए थे? सी बेंडा। ठीक है, इसको श्वसन का केंद्र भी कहते हैं। ये ऊर्जा का संचयन करता है। उसके बाद से यह प्रोटीन का संश्लेषण में भी ये सहायता प्रदान करता है। और इसको अब प्रोटीन के संश्लेषण में कैसे सहायता प्रदान करता है? कोशिका के अंदर कोई बहुत सारे अंग जो हैं जैसे राइबोसोम हो गए, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, ये क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अब इनको प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए यानी इनको कार्य करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे शरीर में सभी जितने भी मतलब कोशिकांग हो चाहे जितने भी अंग काम कर रहे हो सबको ऊर्जा कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे मेन मालिक यही है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया हमारे कोशिकाओं में। ठीक है, इतना आपको पता हो गया। तब तक आप लोग आगे हम लोग देखते हैं कि आगे और कोशिकांग क्या क्या है। देखिए अब हम लोग देखेंगे
अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका या इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में अंतःप्रदवी जालिका। इसकी खोज किए थे पुरॉटन ने, ठीक है, पुरॉटन, ठीक है। इसकी खोज कौन किए थे? पुरॉटन। इस जो है इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है, याद रखिए। यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। उन मतलब जो उन जीवों का शरीर जिनका मतलब शरीर यूकैरियोटिक कोशिका से बना है उसमें केवल ये पाया जाएगा, ठीक है। इसको दो भागों में बांटा गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला है SER, क्या है? SER। दूसरा है RER। दूसरा क्या है? RER। अब देखिए हम लोग समझेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन एवं वसा का संचयन करता है। यानी हम लोग जब खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उसमें तो उसमें से जो प्रोटीन होता है तथा वसा होता है, ये जो पोषक तत्व होते हैं, इसको कौन अवशोषण करके रखता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए जो हम लोग का SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ यानी क्या होता है? स्मूथ यानी होता है चिकना, ठीक है, चिकना। तो चिकना हम लोगों में क्या है? अब प्रोटीन और वसा में चिकना क्या होता है? तो वसा, वसा क्या होता है? चिकना होता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है चिकना होता है, बाहरी सतह चिकनी होती है इसकी, और यह वसा का संचयन करता है। वसा तो चिकना होता ही है, चिकना ही होता है, ठीक है। तो वसा चिकना होता है और स्मूथ से आपको पता ही चल जा रहा है। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? तो ये वसा का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करता है? वसा का। अब देखिए RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी सतह खुरदरी होती है। इसकी सतह खुरदरी इसलिए होती है क्योंकि इसके सतह पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? राइबोसोम के कण। और देखिए यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करेगा? प्रोटीन का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूछे, केवल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो दो चीज का ये संश्लेषण करेगा, प्रोटीन एवं वसा। अब इसको दो भागों में बांट दिए हैं, ठीक है। इसको दो भागों में बांट दिए हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक का सतह क्या होता है? खुरदुरा। एक का सतह चिकना। जिस जो चिकना है इसे SER कहेंगे, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें वसा का संचयन होता है। और REI जो रफ वाला है, ये मतलब खुरदुरा, उसको RER बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब इसमें रफ क्यों होता है, खुरदुरा क्यों होता है? क्योंकि इस पे राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। अब राइबोसोम क्या है? यहाँ पे देखिए, राइबोसोम जो है इसकी खोज जो है पैलाडे ने किया थे। कौन के थे? पैलाडे ने। अब देखिए यह प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा जी? प्रोटीन का। जैसे हम लोग भोज्य पदार्थ करते हैं ना, तो प्रोटीन का ये निर्माण करता है, और इसलिए इसे प्रोटीन संश्लेषण प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। इसे प्रोटीन का प्लेटफॉर्म कहते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म, यानी ऐसी जगह जहाँ पे प्रोटीन ही प्रोटीन हो, ठीक है, या प्रोटीन का कारखाना या कोशिका का इंजन, ठीक है। ये याद रखिएगा, उपनाम है इसका, प्रोटीन का कारखाना या कोशिका का इंजन भी कहते हैं। तो आपको पता हो गया कि यह सतह इसका क्यों खुरदरा होता है, क्योंकि इस पे राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम का क्या कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब देखिए लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है इसकी खोज जो है डी डवे ने किए थे। कौन किए थे? डी डवे, ठीक है। इसका मुख्य कार्य है बाह्य कोशिका पदार्थों का पाचन, अंत कोशिका पाचन, स्वनिष्ठीकरण व कोशिका विभाजन, ठीक है। इसे कोशिका का आत्मघाती थैली व कोशिका का पाचन केंद्र भी कहते हैं। अब देखिए इसको समझिए, हम लोग आसान भाषा में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का ये क्या है? कोशिका है। क्या है जी? कोशिका है। इसमें कोई अंग है, कोई अंग है। अब मान लीजिए वो अंग खराब हो गया, वो मर गया, किसी कारणवश मर गया। अब वो तो वैसे ही कोशिका में ऐसे ही रहेगा। अब उसको कौन, कैसे उसको हटाया जाएगा? तो उसको यही लाइसोसोम एक अंग पाया जाता है। लाइसोसोम एक अंग पाया जाता है, और इसके अंदर से एक लिक्विड निकलता है जो उसको क्या करता है जी? गला देता है। कहने का मतलब कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं या कोशिका है, उसको गलाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे मारे, तो यहाँ पे दो चार कोशिका मर गया, मारे तो से दो चार कोशिका मर गया। अब ये कोशिका जो मर गया है, इसको कौन गलाएगा? लाइसोसोम गलाएगा। कौन गलाएगा जी? लाइसोसोम। जैसे मान लीजिए हम लोग को चोट वगैरह लगता है, मान लीजिए कि हम लोग जा रहे हैं कहीं पे, ठीक है, पुलिस अगर पकड़ लिया, हेलमेट नहीं पहने हैं,
ठीक है, कुछ भी है भाग रहे हैं ऐसे ही। अब पुलिस क्या किया, बेट उठा के मारा आपको। ठीक है, चाहे मान लीजिए आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पापा आए पूछे काहे नहीं पढ़ रहे हो, आप मोबाइल चला रहे हैं, बस पापा उठाए लबदा मारे हाई सू, पूरा यहाँ पे करिया हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे पूरा काला हो गया। अब क्या कहिएगा, डॉक्टर के पास दिखा जाइएगा तो डॉक्टर कहेगा इसे गर्म पानी से क्या कीजिए, सेक दीजिए। ठीक है, गर्म पानी से इसे सेक दीजिए। अब क्या कीजिएगा, आप गर्म पानी से जैसे ही सेकिएगा, बगल की मान लीजिए कोशिका है, अब यहाँ पे मारने पर जब यहाँ इतना दूर काला हो रहा है, यानी इसमें जो कोशिका है, कोशिका के साथ साथ लाइसोसोम भी मर गया है। कौन मर गया है, लाइसोसोम भी मर गया। जब कोशिका के साथ साथ लाइसोसोम भी मर गया, तो कोशिका के अंदर जो मर गया है अंग, उसको गलाने वाला कोई पदार्थ बचा नहीं है, तो वैसे ही वो काला पड़ जाएगा। तो अब हम लोग गर्म पानी से जैसे ही सेकते हैं, चाहे हल्दी चूना छापते हैं, तो क्या होगा, बगल वाला कोशिका एक्टिव हो जाएगा। बगल वाला कोशिका देखेगा क्या हुआ है, तो देखेगा पूरा कोशिका मरा हुआ है। तो बगल वाले कोशिका के लाइसोसोम थोड़ा थोड़ा मतलब छिड़क कर क्या करते हैं, इसे खत्म कर देते हैं, इन कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हम लोग को जब गहरा चोट लगता है तो कुछ समय के बाद ही वो ठीक होता है। ठीक है, तो कोशिका के अंदर जितने भी अंग है, उसको गलाने के लिए या उसको मतलब खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए लाइसोसोम होता है। इसे आत्महत्या या आत्मघाती की थैली भी कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया पाचन क्या है, कि सबको ये गला देता है, सबको पचा देता है। कोनो चक्कर पकड़ इधर उधर करेगा, धड़ाई से छिड़क देगा, वो खत्म। ठीक है, कोशिका मान लीजिए कि कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया सही से काम नहीं कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सही से काम नहीं कर रहा है, ये क्या करेगा, अपना तरफ पर उसको छोड़ देगा, वो खत्म हो गया। ठीक है, नष्ट हो गया। ये इसका काम ही है कि कोशिका के अंदर जो भी मतलब अवशिष्ट पदार्थ है उसको गला देना, उसको नष्ट कर देना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब हम लोग आगे देखेंगे तारक काय, गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी। ठीक है, तारक यानी सेंट्रोसोम, केंद्रक यानी न्यूक्लियस, और राजधानी यानी वेकल। ठीक है, अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसके कारण हम इसको अगले पार्ट में हम देखेंगे कि इसका क्या कार्य होता है। इसमें गुणसूत्र को भी हमको देखना है। ठीक है, गुणसूत्र के मनुष्यों में गुणसूत्र कितने कितने पाए जाते हैं, कितने जोड़ी पाए जाते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।